हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सूर्यपाल सिंह और इंडक्शन मशीन में ये सेकंड वीडियो है। इंडक्शन मशीन पे पहला वीडियो ने हम लोगों ने देखा था कंस्ट्रक्शन पे। सेकंड वीडियो ये है हम लोग का, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इंडक्शन मशीन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो इंडक्शन मशीन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हम लोग को बैलेंस थ्री फेज सप्लाई चाहिए। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बैलेंस थ्री फेज सप्लाई क्या होता है। ओके, तो बैलेंस थ्री फेज सप्लाई का मतलब ये है कि जिसमें एटलीस्ट थ्री वायर्स हों। ठीक है, थ्री वायर्स हों। एक का वोल्टेज सपोज करिए वीए है, दूसरे का वीबी है और तीसरे का वीसी है। तीन वोल्टेज है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ओके, ठीक है, मतलब उनकी मैक्सिमम वैल्यू सेम होनी चाहिए। ओके, हर टाइम तो मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है बट उनकी मैक्सिमम वैल्यू सेम होनी चाहिए और उनके बीच में जो फेज डिफरेंस हो वो 120 डिग्री का हो। फेज डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? एक साइकिल कंप्लीट होने पे 360 डिग्री हम लोग मान सकते हैं। कोई एक साइकिल कंप्लीट होता है तो 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को अगर आप तीन पार्ट में डिवाइड करिए तो 120 120 120 डिग्री आता है। ठीक है, तो 120 डिग्री के लिए कोई एक वोल्टेज मैक्सिमम होगा, फिर बाकी 120 डिग्री के लिए कोई दूसरा वोल्टेज मैक्सिमम होगा, फिर तीसरे 120 डिग्री के लिए कोई थर्ड वोल्टेज मैक्सिमम होगा। तो तीन वोल्टेज हमारे पास है, वीए, वीबी और वीसी। एक टाइम पर एक वोल्टेज मैक्सिमम, बाकी दोनों की वैल्यू अलग होगी कुछ। दूसरे टाइम पर सेकंड वोल्टेज मैक्सिमम होगा, बाकी दोनों की वैल्यू कुछ अलग होगी। और थर्ड टाइम पर थर्ड वाले का वोल्टेज मैक्सिमम होगा, बाकी दोनों की वैल्यू कुछ अलग होगी। ओके, तो जैसे यहाँ पे आप एनिमेशन में अगर आप देखिए तो आप देखेंगे कि एक बार वीए मैक्सिमम हो रहा है, इसके बाद वीबी मैक्सिमम हो रहा है और इसके बाद वीसी मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, फिर से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इस एनिमेशन को। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो वीए मैक्सिमम है, इसके बाद वीबी मैक्सिमम है और इसके बाद वीसी मैक्सिमम है, फिर वीबी मैक्सिमम है। तो एक टाइम पर कोई एक वोल्टेज मैक्सिमम होगा, बाकी की वैल्यू कुछ अलग होगी, बट तीनों का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सेम होगा। आप यहाँ चेक कर लीजिए, वीए की मैक्सिमम वैल्यू, वीबी की मैक्सिमम वैल्यू और वीसी की मैक्सिमम वैल्यू सेम है और तीनों के बीच में फेज डिफरेंस 120 डिग्री का है। तो जब इस प्रकार की सप्लाई होती है इसे कहते हैं बैलेंस थ्री फेज सप्लाई। वोल्टेज अगर है तो बोलेंगे बैलेंस थ्री फेज वोल्टेज, करंट अगर इस तरह से है तो बोलेंगे बैलेंस थ्री फेज करंट। तो यहाँ पे वोल्टेज है, इसी तरह से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बैलेंस थ्री फेज करंट है। ये भी बिल्कुल सेम चीज है। एक बार करंट 120 डिग्री के लिए मैक्सिमम हो रहा है, फिर दूसरी करंट मैक्सिमम हो रही है, फिर तीसरी करंट मैक्सिमम हो रही है। एक बार की करंट एक बार मैक्सिमम हो रही है, ठीक है, आइए। उसके बाद दूसरी करंट मैक्सिमम हो रही है आईबी, उसके बाद तीसरी करंट मैक्सिमम हो रही है आईसी, फिर आइए, फिर आईबी, फिर आईसी। ये साइकिल चलता रहता है। तो एक साइकिल में 120 डिग्री के लिए एक करंट मैक्सिमम होती है। सेम इसी तरह हम कह सकते हैं कि करंट से फ्लक्स जनरेट होता है। आपको पता है कि कॉइल में अगर करंट फ्लो होगा तो फ्लक्स जनरेट होगा। तो जिसमें करंट मैक्सिमम होगा जिस कॉइल में, उस कॉइल का फ्लक्स भी मैक्सिमम होगा। तो अगर हम कॉइल बनाते हैं तो कॉइल से फ्लक्स जनरेट होता है, तो यहाँ फ्लक्स भी उसी तरह से चलेगा। तो थ्री फेज बैलेंस सप्लाई से एक थ्री फेज बैलेंस फ्लक्स बनता है। ओके, जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम लोग किसी कॉइल को इस तरह से अगर कॉइल यहाँ पे बनाया जाए तो कॉइल में करंट जैसे जैसे बढ़ेगा फ्लक्स वैसे वैसे इंक्रीज करता है। ठीक है, तो जिस कॉइल में करंट की वैल्यू ज्यादा होगी उस कॉइल का फ्लक्स भी ज्यादा होगा। तो इस तरह से थ्री फेज बैलेंस सप्लाई से हम लोग थ्री फेज बैलेंस फ्लक्स क्रिएट कर सकते हैं। सेम चीज है, तीनों फ्लक्स के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा 120 डिग्री का होगा और तीनों फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू सेम होगी। तो बोलेंगे थ्री फेज बैलेंस फ्लक्स। आइए देखते हैं। अब थ्री फेज बैलेंस फ्लक्स है, कोई पूछता है कि रिजल्टेंट फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, क्योंकि हर समय फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है।
रिजल्टेंट फ्लक्स, फ्लक्स की कोई एक वैल्यू बताइए कितनी वैल्यू होगी। तो रिजल्टेंट फ्लक्स निकालने के लिए यहाँ पर देखिए इस डायग्राम का यूज करते हैं हम लोग। फर्स्ट पोजीशन पर, इस पोजीशन पर देखिए, फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ देखिए कि आप देख रहे होंगे पिछले डायग्राम्स में, यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए कि जब यहाँ पे रेड वाली करंट बढ़ रही है उसी समय ब्लू वाली करंट घट रही है। ठीक है, रेड वाली करंट जब इंक्रीज कर रही है, ब्लू करंट उसी समय डिक्रीज कर रही है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री का है इस पोजीशन पर। ठीक है, यहाँ और यहाँ पर इसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो इस पोजीशन पर देखिए जो हमारा जो फाई है, ठीक है, और ये क्या है, ये हम लोग का फाई सी है ब्लू, और ये हम लोग का फाई बी है। यहाँ पे लिखा है फाई ए, फाई बी और फाई सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टाइम पर फाई ए की वैल्यू बढ़ रही है, फाई एम के बराबर है इस पोजीशन पर, और इसी पोजीशन पर फाई सी की वैल्यू भी फाई एम बाई टू है, बट एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। जैसे फाई एम, फाई ए की वैल्यू घटते 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 फाई एम बाई टू हो गई, और फाई सी की वैल्यू क्या है, बढ़ते 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 फाई एम बाई टू हो गई। जिस पॉइंट पर दोनों की वैल्यू फाई एम बाई टू है उसी पॉइंट को हम लोग पॉइंट वन बोल रहे हैं, और उसी समय जो ग्रीन वाला फ्लक्स है उसकी वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पर देखें तो तीन वाइंडिंग के जो तीन फ्लक्स हैं, एक फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम है फाई एम, एक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते फाई एम बाई टू मतलब हाफ तक पहुंची, और दूसरी फ्लक्स घट रही है और घटते घटते फाई एम बाई टू पहुंची। अगर इन तीनों फ्लक्स को हम ऐड कर लें तो ये होगा हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स। बट डिफिकल्टी यह है कि तीनों फ्लक्स के डायरेक्शन सेम नहीं है। ठीक है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है और दूसरा मैक्सिमम है, तीसरा मैक्सिमम है। तो इसको हम लोग फेजर सम या वेक्टर सम करते हैं, अलजेब्रिक सम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि तीनों को डायरेक्ट ऐड करके 2 फाई एम बोल देंगे, क्योंकि तीनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए इसका फेजर सम या वेक्टर सम लेते हैं। यही चीज आप सेकंड पोजीशन पर भी देख सकते हैं, यहाँ भी सेम चीज है, दो फ्लक्स की वैल्यू हाफ है और एक फ्लक्स मैक्सिमम है। ऐसे ही आप थर्ड पोजीशन पर देख सकते हैं, एक फ्लक्स मैक्सिमम है बाकी दो हाफ है। इसी तरह से फोर्थ पोजीशन पर भी देख सकते हैं, फिफ्थ पर, सिक्स पर, किसी भी पोजीशन पर आप देखेंगे तो आपको तीन फ्लक्स में से कोई एक फ्लक्स मैक्सिमम दिखेगा और बाकी दो फ्लक्स की वैल्यू हाफ दिखेगी। ठीक है, तो इनको ऐड करते हैं, वेक्टर सम करते हैं और फिर देखते हैं रिजल्टेंट फील्ड कितना निकलता है। तो इसमें पहला तरीका यह है कि पहले जो हाफ है उनको ऐड करिए, मतलब फाई एम बाई टू को और फाई एम बाई टू को ऐड करिए, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। पहले इनको ऐड करते हैं, फिर दोनों का एडिशन के बाद फाई एम ऐड करेंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे फाई एम बाई टू और फाई एम बाई टू को अगर ऐड करते हैं तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा मैथ और फिजिक्स में कि जब दो वेक्टर को ऐड किया जाता है तो रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, दोनों के बीच का एंगल थीटा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया है, तो ए को ये कह लीजिए और बी ये कह लीजिए। तो क्या हो गया यहाँ पे, फाई एम बाई टू का स्क्वायर, फिर फाई एम बाई टू का स्क्वायर, फिर 2 फाई एम बाई टू, फाई एम बाई टू, और दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री, तो कॉस 120 डिग्री हो गया। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू रखा गई -0.5। ठीक है, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा और 0.5 मतलब 1/2। इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं फाई एम बाई टू का स्क्वायर। तो इस तरह से एक फाई एम बाई टू इस फाई एम बाई टू से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा रूट के अंदर फाई एम बाई टू का होल स्क्वायर, मतलब बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, फाई एम बाई टू। ये क्या आया, दो फाई एम बाई टू, दो जो हाफ फ्लक्स है उनको ऐड करने पर इतना आया। बट अभी ये रिजल्टेड नहीं, थर्ड फ्लक्स को भी हमको ऐड करना है जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, तो थर्ड फ्लक्स को भी ऐड करेंगे। अच्छा, अच्छी बात यह है कि ये फ्लक्स का डायरेक्शन भी और थर्ड फ्लक्स का डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मतलब ये फाई एम बाई टू और ये फाई एम दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे आराम से हम अलजेब्रिक सम कर सकते हैं।
जब भी वेक्टर एक डायरेक्शन में हो तो आप सीधा जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्शन अलग है तो आप डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो फाई एम बाई टू प्लस फाई एम, यहाँ पे हमारा आ गया रिजल्टेंट फ्लक्स 3/2 फाई एम। तो अगर कहीं भी आपसे पूछा जाता है कि इंडक्शन मशीन में जो स्टेटर का जो फील्ड है, जो फ्लक्स है, उसका रिजल्टेंट वैल्यू कितना होता है, तो 3/2 फाई एम। फाई एम क्या है? मैक्सिमम फ्लक्स। ओके, यहां तक क्लियर है? आगे देखते हैं। अब जो क्वाइल है, ये तो हो गया हम लोग का फ्लक्स, ठीक है, रिजल्टेंट फ्लक्स। अब रिवॉल्विंग फ्लक्स कैसे पैदा करेंगे, ठीक है, रोटेटिंग फ्लक्स कैसे पैदा करेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे, तीन क्वाइल लेंगे और तीनों क्वाइल का पोजीशन इस तरह से सेट किया जाएगा कि तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री पर हों। तो कंफ्यूज मत होइए, थ्री फेज सप्लाई में करंट और वोल्टेज जो है वो तीनों आपस में 120 डिग्री पर तो होते ही हैं, लेकिन रिजल्टेंट फील्ड पैदा करने के लिए जरूरी है कि क्वाइल भी 120 डिग्री पर हो फिजिकली। ठीक है, जैसे एक इधर है तो दूसरा इधर होगा और तीसरा इधर होगा, तभी जाके एक में फ्लक्स मैक्सिमम होगा, कुछ देर के बाद दूसरे में होगा, फिर उसके बाद तीसरे में होगा। यही चीज यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखिए इस समय क्वाइल ए का जो वोल्टेज है वो हाफ है Vm/2, इसी तरह से क्वाइल सी का वोल्टेज भी हाफ है Vm/2, लेकिन क्वाइल बी का वोल्टेज मैक्सिमम है Vm। तो जिसमें वोल्टेज मैक्सिमम होगा उसमें करंट भी मैक्सिमम होगा, जिसमें करंट मैक्सिमम होगा उसका फ्लक्स भी स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पर देखिए आप, नॉर्थ और साउथ इसका बड़ा है, बड़ा दिखाया इसीलिए गया है ताकि ये दिखाया जा सके कि क्वाइल बी से पैदा होने वाला फ्लक्स स्ट्रांग है, करंट की वैल्यू भी ज्यादा है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, क्वाइल बी का फ्लक्स ज्यादा है, क्यों? क्योंकि क्वाइल बी का वोल्टेज ज्यादा है इस टाइम पे, क्वाइल बी में बहने वाली करंट की वैल्यू ज्यादा है, और करंट से हमारा फ्लक्स जनरेट होता है। ठीक है, फ्लक्स प्रोपोर्शनल होता है करंट से, करंट ज्यादा होगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा। यहाँ पर हमारा फ्लक्स है फाई एम, बाकी दोनों में वोल्टेज हाफ है, करंट भी हाफ है, इसलिए फ्लक्स भी हाफ है। तो मैक्सिमम फ्लक्स किस तरफ है फाई एम? क्वाइल बी की तरफ। ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स क्वाइल बी की तरफ है। अब अगर मैक्सिमम वोल्टेज चेंज हो जाता है, क्वाइल बी के बजाय किसी और क्वाइल में हो जाता है, तो मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। जैसे अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम जो वोल्टेज है वो चेंज होकर किस में आ गया? वीसी में, क्योंकि हमने देखा था 120 डिग्री के बाद वोल्टेज बदल जाता है, दूसरा वोल्टेज मैक्सिमम हो जाता है। तो क्वाइल बी के बजाय क्वाइल सी वाला वोल्टेज मैक्सिमम हो गया, इसका करंट मैक्सिमम हो गया, इसका फ्लक्स मैक्सिमम हो गया, तो मैक्सिमम फ्लक्स का डायरेक्शन ये हो गया। इसी तरह से कुछ समय के बाद क्वाइल ए की तरफ का वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वाइल ए की तरफ का वोल्टेज मैक्सिमम हो गया, अब जो मैक्सिमम फ्लक्स है वो इस तरफ मुड़ गया। तो आप समझ पाएंगे क्यों 120 डिग्री पे रखना जरूरी है। अगर 120 डिग्री पे आप रखेंगे तीन फ्लक्स को, तो ये आसानी से, जैसे इस तरह से समझिए, 120 डिग्री पे अगर आप रखते हैं तो ये आसानी से जो फ्लक्स है वो इधर फिर इधर फिर इधर बहुत स्मूथ तरीके से मूव करेगा। ठीक है, तो इसीलिए 120 डिग्री पे क्वाइल को रखना जरूरी है। तो रिवॉल्विंग फील्ड या रोटेटिंग फील्ड जनरेट करने के लिए जरूरी है कि जो हमारा सप्लाई हो वो थ्री फेज बैलेंस सप्लाई हो, साथ ही साथ जो क्वाइल हो वो स्पेस में, यानी मोटर में या जनरेटर में जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें 120 डिग्री पर स्थापित हो। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये फील्ड लगातार, जैसे यहाँ क्वाइल ए में वोल्टेज मैक्सिमम है तो फाई एम इस तरफ है, फिर क्वाइल बी में होगा मैक्सिमम तो फ्लक्स इस तरफ हो जाएगा, फिर क्वाइल सी में होगा फ्लक्स इस तरफ हो जाएगा, ये घूम रहा है। ठीक है, 50 हर्ट्ज की सप्लाई है तो ये घूम रहा है इस तरह से। तो इसी को कहते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, या रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको बोला जाता है आरएमएफ। तो यहाँ देखिए ये चीज लिखा हुआ है, ड्यू टू चेंजिंग ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फ्लक्स विल आल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन इन स्पेस। तो अच्छी बात क्या है यहाँ पे, क्वाइल में करंट का डायरेक्शन बदल रहा है, करंट की वैल्यू बदल रही है, और स्पेस में, मतलब आप बीच में अगर बैठे हैं तो आपको महसूस होगा कि फ्लक्स का डायरेक्शन बदल रहा है। दिस कंटिन्यूसली चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इन स्पेस इज आल्सो कॉल्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, या शॉर्ट में इसको कहते हैं आरएमएफ।
ठीक है। तो कोई भी मोटर है या कोई भी 3 कॉइल है, अगर आप 120 डिग्री पे उनको प्लेस किए हुए हैं, उसमें बैलेंस 3 फेज सप्लाई दिए हैं, तो उनका मैग्नेटिक फील्ड लगातार घूमता रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसका रिजल्टेंट वैल्यू कितना होगा? अभी हम लोगों ने देखा 3/2 φm, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है। इसी का यूज करके हम लोग स्टेटर का कोर बनाते हैं, स्टेटर के कोर की वाइंडिंग करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो इंडक्शन मोटर है उसके स्टेटर का कोर है और उसमें वाइंडिंग किया गया है। ठीक है। ये टीथ है, ये एक टीथ है। ठीक है। इस तरह से कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 टीथ हैं टोटल। ठीक है। एक पर सप्लाई ए लगाया गया है। ठीक है। जैसे देखें यहाँ पर इस तरह से है, एक वाइंडिंग यहाँ पे किया गया। ओके, फिर यहाँ से लाया गया, दूसरी तरफ किया गया। ठीक है। इस तरह से निकाला गया। इसको बोलना है ए, इसको बोलना है ए डैश। और इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज लगाया गया, ये कितना लगाया गया? 230 वोल्ट। ठीक है। इसी को बोला जा रहा है वीए। ओके। तो दोनों जो टीथ हैं उस पे एक तरफ वाइंडिंग किया गया, फिर पीछे से तार को लाके दूसरी तरफ लगाया गया और दोनों के बीच में वोल्टेज लगाया गया 230 वोल्ट। जिस तरफ वोल्टेज मैक्सिमम होगा उस तरफ का फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो अभी वीए का वोल्टेज मैक्सिमम है, तो आप देखिए कि नॉर्थ और साउथ वीए के सामने वाले बड़े दिख रहे हैं। बड़ा मतलब उधर का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। जैसे ही वीबी यानी कॉइल बी का वोल्टेज मैक्सिमम होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। कॉइल बी की तरफ का फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। वैसे ही कुछ देर के बाद सी की तरफ का वोल्टेज मैक्सिमम होगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सी की तरफ मुड़ जाएगी, क्योंकि सी की तरफ का करंट मैक्सिमम है, तो सी की तरफ का मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये घूमता रहेगा। ठीक है। तो आइए देखिए इसको। देखिए, जिस तरफ प्लस जा रहा है, जैसे वीबी की तरफ गया, उसी तरफ नॉर्थ भी मुड़ जा रहा है। जैसे वीसी की तरफ गया, अभी हो गया। फिर ए डैश की तरफ गया, नॉर्थ ए डैश की तरफ हो गया। बी डैश की तरफ गया, नॉर्थ बी डैश की तरफ हो गया। तो जिस तरफ की पोलैरिटी ज्यादा होगी, जिस तरफ का वोल्टेज ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसी तरफ घूम जाएगा। तो इस तरह से वोल्टेज चेंज होते होते मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। टाइम में वोल्टेज चेंज होता है और स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। इसको बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। चलिए आगे देखते हैं। इसी चीज को जो मैंने समझाया यहाँ पे फिर से समझाया गया। फिर से यहाँ पे देखिए, कॉइल ए ए डैश को देखिए, उस पर वोल्टेज लगाया गया है 230 वोल्ट, 230 वोल्ट। तो इस समय यहाँ का वोल्टेज, सॉरी, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग। कुछ देर के बाद बैलेंस 3 फेज सप्लाई है, उसके बाद दूसरे का वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब हो गया मैक्सिमम डी का वोल्टेज। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ और साउथ बी की तरफ स्ट्रांग हो गया। इसी तरह से कुछ देर के बाद सी की तरफ हो जाएगा, सी की तरफ का वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सी की तरफ स्ट्रांग हो गया। फिर इसी तरह से ए डैश की तरफ हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा, फिर आपका ये हो जाएगा। ठीक है। तो ये चलता रहेगा, घूमता रहेगा। ये इसी तरह से घूम रहा है। जैसे जैसे वोल्टेज चेंज हो रहा है, मैक्सिमम वोल्टेज जिस तरफ मिल रहा है जिस कॉइल में, मैग्नेटिक फील्ड उसी तरफ घूमता जा रहा है। ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे रोटेटिंग फील्ड जनरेट हो रहा है 3 फेज सप्लाई से। यहां पर देखिए, जो बाहर का पोर्शन है, ये मैंने बताया था स्टेटर का फ्रेम है। ठीक है। उसके अंदर होता है स्टेटर का कोर। ठीक है। स्टेटर का कोर लेमिनेटेड होता है, ये हम लोगों ने देखा था। स्टेटर के कोर पे स्लॉट्स हैं, और जो उभरा हुआ जो पोजीशन है, जो इस तरह का ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं टीथ। अभी हमने पीछे देखा टीथ, और टीथ के बीच का जो हिस्सा है इसको बोला जाता है स्लॉट। वाइंडिंग उसी पे की जाती है। जैसे ये 2 टीथ है, तो इनके बीच में वाइंडिंग की जाएगी इधर और इधर। तो बीच का जो पोजीशन है उसको बोला जाएगा स्लॉट। तो ये स्लॉट है। कितने स्लॉट हैं टोटल? एक से गिनना शुरू करिए तो टोटल 18 स्लॉट है। 1 से लेकर 18 स्लॉट है। तो तीनों वाइंडिंग इसमें की गई है। तो वाइंडिंग करने का तरीका देखिए, पहले रेड, फिर ग्रीन, फिर ब्लू,
फिर रेड, ग्रीन, ब्लू, आर वाई बी, ए बी सी, इसी तरह से किया गया है। तो यहाँ पे देखिए ए मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू, 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 रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, तो जैसे जैसे वोल्टेज चेंज होगा वैसे वैसे नॉर्थ साउथ मूव करेगा। इसको बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हम लोग का स्टेटर हो गया, जैसा यहाँ पे नीचे डायग्राम में भी देख रहे होंगे। तो स्टेटर में एक न दिखने वाली, जो आंख से तो दिखती नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड महसूस होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है जो कि घूमती है, जिसको हम बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या आरएमएफ। ठीक है, अब 9 स्लॉट हैं, पोल कितने हैं? 2। ठीक है, इस उभरे हुए पोजीशन को पोल नहीं कहते हैं, टीथ बोलते हैं। पोल कैसे डिसाइड होगा? कितने नॉर्थ बने हैं, कितने साउथ। तो यहाँ पर देखिए मेन नॉर्थ एक है और दूसरा जो मेन साउथ है वो एक है, तो 2 पोल हैं। एक पोल पे कितने स्लॉट पड़ रहे हैं? 9, टोटल 18 है और 2 पोल है, तो 9 स्लॉट एक पोल के अंडर में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ लिखा है 9 स्लॉट पर पोल, सो 2 पोल्स इन दिस मोटर, 1 पोल इज नॉर्थ एंड सेकंड पोल इज साउथ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है, तो घूम रही है तो कुछ स्पीड होगी उसकी। उस स्पीड को क्या कहते हैं? उस स्पीड को कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड। तो स्टेटर द्वारा पैदा किया गया जो रिवॉल्विंग या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी स्पीड को कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड, एनएस। फॉर्मूला होता है 120 एफ बाई पी। एफ क्या है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 3 फेज बैलेंस सप्लाई जो दे रहे हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी नॉर्मली 50 हर्ट्ज होती है, बट कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 बाई टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या होता है? 1 साइकिल को कंप्लीट करने में लगने वाला समय। जैसे यहाँ पर एक साइकिल ये है, ठीक है, ये एक साइकिल में लगने वाला समय टाइम है, 1 बाई टाइम फ्रीक्वेंसी होता है। नॉर्मली 50 हर्ट्ज होता है, वैसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और पोल क्या है? पी क्या है? नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स, अभी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, जैसे इस मशीन में 2 पोल, तो 2 पोल है तो कितना हो जाएगा इसकी स्पीड? जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? तो स्पीड अगर आपको निकालना है तो निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 120, एफ क्या है? 50, और पी पोल है, पोल कितना हो जाएगा? 2, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 60, और ये हो गया हम लोग का 3000 आरपीएम। तो फिलहाल देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा, बहुत धीरे घूम रहा है, बट एक्चुअली जो मोटर में जो स्पीड होगी वो होगी 3000 आरपीएम। किसका? रोटर का नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल मत कंफ्यूज होइए, ये रोटर की स्पीड नहीं है, ये किसकी स्पीड है? स्टेटर पे बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड के घूमने की स्पीड है, ये रोटर की स्पीड नहीं है। स्टेटर पे बनने वाले रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है। ठीक है, 3000 आरपीएम। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम पोल की संख्या बदलेंगे या फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, सिंक्रोनस स्पीड चेंज होगा। आप ये भी देख सकते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड वोल्टेज या करंट पर निर्भर नहीं कर रहा है। सिंक्रोनस स्पीड किस पर निर्भर कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पर और पोल पर। ठीक है, तो वोल्टेज को कम ज्यादा करने से सिंक्रोनस स्पीड नहीं बदलता। फिर से बार बार आपसे कह रहे हैं कि ये रोटर की स्पीड नहीं है, रोटर से कंफ्यूज मत होइएगा, रोटर की स्पीड ये बिल्कुल भी नहीं है। ये है स्टेटर पर बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड की घूमने की स्पीड। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा रोटेटिंग फील्ड कैसे जनरेट करते हैं, क्या होता है, कैसे निकालते हैं उसकी वैल्यू। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।